हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आज हमारी एनसीईआरटी की लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का हमारा चैप्टर 8। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 6 के बाद से डायरेक्ट 8 पे 7 नहीं कराया। तो 7 ऑलरेडी मैंने करा दिया था जब हम क्लास 7 की एनसीईआरटी कर रहे थे। तो उस बीच में मैंने गलती से इसी क्लास का जो है 7th वाला पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हमारा लास्ट चैप्टर है। यहाँ से कुछ आर्टिकल पूछे गए हैं एंड कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, साथ में लास्ट भी है। तो ये मत सोचना कि अब एसएसटी की क्लासेस नहीं होंगी। अब आपकी पीवाईक्यू हो गया, बीच बीच में आपके वन लाइनर वाली चीज़ें, हर दिन थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी क्लासेस मिलती रहें। एंड अभी 1 घंटे पहले ही मैंने अभी जस्ट आपको पीडीएफ भेजा है चैप्टर 6 का, और तो आप उसके लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। देखिए, चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय। अब यहाँ से हमने पढ़ा था ना, बाजार में एक कमीज, ये हमारा 7 चैप्टर था, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो हमने उसमें देखा कि किस तरीके से लोगों के साथ शोषण होता है तो उसको बचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, और कोशिश की जाती है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको कानून बना के कंट्रोल किया जाए। बट धरातल पे उतना नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मजदूर हो बहुत मेहनत करके काम करता है, उसके बदले उसको बहुत कम मुनाफा होता है। तो मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, और मुनाफा की चाह में कई बार वे मजदूरों का उनका हक नहीं देते। मतलब जितना मेहनताना है, ठीक है, एटलीस्ट आप उनका मेहनताना दो, लेकिन ये नहीं देते हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना भी तो कानून की नज़र में गैर कानूनी है या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले, उनको मतलब जितना उनका है उतना मिले उसको सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है कि मतलब आप इतना इससे नीचे नहीं जा सकते हो। अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये जितना मेहनत करते थे उतना काम नहीं, उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो इन्होंने इनका न्यूनतम वेतन फिक्स किया हुआ है। तो इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है, एंड न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी भी कर दी जाती है। तो ये देखा आपने, एक कानून बनाया गया। तो कई बार इस तरीके के शोषण जब होते हैं ना, तो उस पर कानून बनाना पड़ता है। तो जिस तरीके से मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक न्यूनतम वेतन पर कानून बनाया गया, उसी तरह बाजार में उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इस कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंध को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण ना हो। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब मैं उसमें कुछ गलत है मुझे पता है, बट अपने फायदे के लिए मैं क्या चाहूंगी, इसको दूसरे को भी बेच दूं। तो यहाँ पर इन तीनों के लिए भी कानून बनाया गया है ताकि किसी का भी लॉस ना हो। ठीक है, जैसा कि आप ये फोटो देखिए, ये क्या है, ये कपड़ा मिल है, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं मजदूर, आप फोटो देख सकते हो। और ये बिजली से चलने वाले करघे हैं। ठीक है, तो इसके साथ कंपटीशन बढ़ रहा था 1980 और 1900 के दशक में। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि ज़्यादातर कपड़े मिल बंद हो गए, क्योंकि बिजली से चलने वाले कर्गों को कहते हैं। इसमें क्या हुआ ना कि 4 से 6 कर्गों की छोटी इकाई है, एंड इन कर्गों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कर्गों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि आज हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि चाहे उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, मजदूर हो, अगर इनके साथ कभी भी किसी तरीके का शोषण हो रहा है तो उसको कानून बनाकर ही उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा कि न्यूनतम मेहनताना फिक्स कर दिया गया है। तो अब चाहे कुछ भी हो, आप इससे ज़्यादा तो कम दे ही नहीं सकते, और उसमें हर साल बढ़ोतरी होगी। तो क्या कानून बना देने से सब कुछ हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है। इवन गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित भी तो करना पड़ेगा कि जो कानून बना है वो लागू हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि कानून को लागू कराना ही तो बहुत ज़रूरी है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसका लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? निरीक्षण करना चाहिए कार्यस्थलों की, और अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दो, तभी तो चीजें रुकेंगी। अगर कोई मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई है इंसान जिसको जरूरत है, सामने वाला बोलेगा कि नहीं मैं तो इतना ही दूंगा, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ये गलत तो है। तो मालिक भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, तभी तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराएं। तो ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी है कि संबंधित कानून को, इसीलिए जरूरी है कि कोई भी कानून बन जाए काफी नहीं होता है, लागू कराना चाहिए। साथ में देखते रहना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं। और इनको कायम रखने के लिए सरकार को व्यक्तियों या निजी कंपनियों की जो एक्टिविटीज है
गतिविधियों को ये नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जो भी कानून बनते हैं फंडामेंटल राइट से ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उनको बाद में रियलाइज होता है, फिर जाकर वो शिकायत करते हैं, फिर कानून बनता है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था ना, शोषण से मुक्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। संविधान में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खद्यान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी तो बना हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके का कानून बना है, ठीक है, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी डेंजर एरिया में काम करने के लिए नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछता भी है, यहाँ से फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे नौकरी कर रहे थे, और इसमें से कुछ जो है वो खतरनाक व्यवसाय में है। और 2016 में संसद ने बाल श्रम मतलब अधिनियम पारित किया। तो याद रखिएगा कब, 2016 में। और 1986 में यह इसमें संशोधन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों जो 14 से 18 हैं कि जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो 1986 में ये संशोधन किया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के सभी व्यवसाय तथा किशोरों के जो डेंजर काम होते हैं उस पर प्रतिबंध है, रोक है, कोई भी लगा नहीं सकता है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये अधिनियम 2016 में ही पारित किया गया था और इसमें संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अब ये देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भोपाल गैस त्रासदी, जो कि भोपाल में आपको पता है यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जो कि कीटनाशक बना रहे थे, और उसमें 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था कि इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस का रिसाव हुआ, और ये बेहद जहरीला गैस है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कंपनी का नाम भी आप याद रख सकते हो, यूनियन कार्बाइड। बस यहाँ से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप, ये मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, ये दोबारा से इसमें रिपीट हुआ है। इवन ये लोग बाद में तो मान भी नहीं रहे थे कि इनका कुछ जो है इनके साइड से कुछ गलत हुआ है। बट इस गैस के रिसाव से आप समझ सकते हो कि 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी कानून बना, लोग जो है धरना प्रदर्शन किए, यहाँ पर आप देख सकते हो, कानूनी लड़ाई लड़े, तब जाकर इनको सक्सेस मिला। तो ये स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। बाकी आप इसको पढ़ लेना, इसमें से उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट था एंड यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है। अब एक मजदूर की कीमत क्या होती है, देखो हमने भोपाल के महान कंपनी ही तो थी ना वो यूनियन कार्बाइड, हम उसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। अब ये तो सभी को पता है क्यों खोला होगा, एक तो इनको रोजगार भी, ये भी हो सकता है कंपनी कोई खुलती है तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, और इन विदेशी जो कंपनी होती है उनका एक कारण है क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम है, मतलब कम पैसे में मजदूर मिल जाते हैं। और अगर ये कंपनी किसी विकसित देश में खुलेगी तो वहाँ पे आपको पता ही है कि मजदूरी इनको ज़्यादा देना पड़ेगा, वेतन इनको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एक रीज़न है, और ये पूछा गया है पैडागोजी में कि क्यों विदेशी कंपनी जो है भारत में क्यों खोलते हैं, इसका एक रीज़न ये है, भारत में उनको कम कीमत पर काम भी मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो मजदूर है ना वो ज़्यादा घंटों तक काम कर सकते हैं। यहाँ के मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर खर्च भी करना नहीं पड़ती है। तो इस तरह की कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। तो ये एक इनका रीज़न है। लगान भी बहुत कम देते हैं, पैसे भी ज़्यादा नहीं देते हैं, आपको पता ही है, ज़्यादा घंटे काम भी करवा सकते हैं। तो लागत में कटौती की इस तरीके से खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है ताकि कम पैसा लगे, तो ये लोग सुरक्षा को भी अनदेखा कर देते हैं। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में भी एक सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या फिर उनकी संख्या कम थी। 1980 से 84 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। तो यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए आप नीचे का पढ़ सकते हो। तो बेसिकली कंपनी खोलने के बहुत सारी रीजन है। रोजगार तो छोड़ो, इनको भी कम पैसे लगाने पड़ेंगे। अभी हमने पढ़ा किस किस तरीके से ये लोग पैसे की कटौती करते हैं। तो और यहाँ पे कहानी दी गई है, इससे कुछ पूछेगा नहीं।
अब यहाँ पर कानून का क्या रोल है और सुरक्षा कानूनों का किस तरीके से क्रियान्वयन होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और इनको देखना पड़ेगा कि सही ढंग से लागू है या नहीं। इसके लिए इनको इसका क्या करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21। प्लीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है, जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी उस समय। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। देखो, पता तो पहले चल गया था कि यूनियन कार्बाइड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, बट गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जब इतने लोग मर गए तब जाके इनकी जो है अकल खुली। तो ये कानून क्या है, एक तरीके से ढीले से ही है और वो भी अच्छे तरीके से लागू नहीं है। और हमारा अनुच्छेद 21 हमारा जीवन का अधिकार है और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इवन घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर भी उनको कोई ऐतराज नहीं था। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मिग उत्पादन कारखानों की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। इन्होंने रोजगार का बहाना दिया। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड में इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाएं। सरकार निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी दे रही थी। जब बात कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेगा। तो सब कुछ इनको पता था, उसके बावजूद भी इन्होंने हर चीज को इग्नोर किया है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि हमारा कानून किस हद तक जो है काम करता है, पता होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पर बात होती है कि अब पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कोई कानून बना है। तो देखो, 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। ठीक है, और इनको लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था कि ये मुफ्त है। आज भी आप देखो, कोई जा रहा है सड़क पे, मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी रैपर ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये हमारा ही है, हमारा ही जो पैसा है वो इसमें लगा हुआ। रोड हो गया, चाहे आप स्टेशन पे जाइए, एटलीस्ट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। जो स्वच्छता अभियान है वो केवल एक इंसान का नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण हमारा है, एनवायरमेंट हमारा है, हम रह रहे हैं। तो हमारी अगर हर इंसान ही ऐसा करने लगे कि हम कुछ भी ऐसी चीजें ना फेंके, गंदा ना करें, कहीं आप घूमने जा रहे हो तो उस स्थान को कम से कम स्वच्छ रखो। और पहले अभी भी लोगों को लगता है, अभी भी लगता है कि मुफ्त की चीज है। उस समय तो और भी था कि ये तो चलो मुफ्त की है, फ्री की चीज है। ठीक है, नदी ऐसे ही गंदा कर देते हैं। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। हम क्या, ये बड़े बड़े लोग, हर इंसान ऐसे ही करता है। चाहे नदियां हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा है, होने दो। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, होने दो। ये सब मुफ्त की चीजें थी, तो इस पे कानून तो आना चाहिए। और ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसके प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। सोचिए, और कंपनी, अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपने मन से, नहीं, इसलिए तो ये यहाँ पे आए ताकि इनको कम पैसा देना पड़े। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखानों से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखानों से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। सोचिए, जो काम नहीं कर रहा था वो भी इस चीज का शिकार बना। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित नहीं है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। तो वो लोग भी मर गए थे जो उस कंपनी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे, काम वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हैं तथा अन्य लोगों ने इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को ही जिम्मेदार माना जाएगा। आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिससे कि एनवायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी तो हक बनता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हैं, हम जी रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये बस हमारा ही है। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हर घर की बात हो रही है, वो सभी का हक बनता है। तो हम उसे क्यों अभी से खराब करें, और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जीवन का जो अधिकार है
कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लीज भूलना मत, क्योंकि ये पॉइंट कई बार आ चुका है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? जीवन का अधिकार, और ये हम सबका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। पानी का अधिकार हो गया, प्रदूषण मुक्त हवा हो गया, ये सब कुछ अनुच्छेद 21 में है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके की चीज़ों पे अंकुश लगाए, नदी को साफ रखे, और जो दोषी है उसको भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रोसेस जो है वो तय करे। तो इस तरीके से इस पे भी बहुत सारे कानून बने। नहीं तो पहले तो ऐसा था कि भाई जो कर रहा है करने दो, कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि आप ये कार देखिए, इसमें से मतलब आज भी आपने देखा होगा कई लोग ऐसे निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं। तो ये जो गाड़ियों से जो उत्सर्जित धुआं है, ये भी तो पर्यावरणीय प्रदूषण का ही एक बड़ा स्रोत है। तो 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये आदेश दिया कि दिल्ली में, आपको सब पता होगा, मोस्टली लोग जानते भी होंगे, कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट भी आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफी ऊंचा है, और ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बस कार के कारण पैदा हुए हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हो, तो वहां पर यह है कि आपको इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाया था, साथ में जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसकी क्या रिपोर्ट थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो इस बार का पेपर अगर आप कंपेयर करोगे ना, अभी आप पेपर देख रहे आएंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि एनसीईआरटी की ही लाइन से लाइन, मतलब आप ये चीज़ पढ़ो, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। फिर आप सोचोगे यार आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, कहाँ से पूछा है, एंड देन जब आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होगे ना, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने पिछली बार का जो पेपर है ना, जिसने एनालिसिस किया है, मैंने आप सभी के लिए एनालिसिस किया, तो मैंने देखा एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे भी पैडागोजी है, फैक्ट वाली चीज़ें तो आती नहीं, ये कहानी हमें लग रहा होगा, बट आ जाएगा यहीं से। ठीक है, तो देखो, विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठा सकें। हमारे यहाँ का कानून बहुत कमजोर था, तभी तो यूनियन कार्बाइड की कंपनी यहाँ पर खोली गई। कानून यहाँ का बहुत स्ट्रांग होता, अभी अमेरिका जैसे शहर में कोई ऐसा करके दिखाए, नहीं कर सकता है ना। तो ये इनको भी पता है कि यहाँ का कानून बड़ा कमजोर है, चलो यहाँ पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं और अपने देशों को वो साफ सुथरा रख सकते हैं। दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले, जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर यहाँ बुला रहे हैं। सोचिए, तो ये है, और ये जानते भी हैं अच्छे से कि कहाँ पर हमें खोलना है। अब ये इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखो, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कारखाना हो, एंड प्लीज़ ये जरूर पढ़ लेना, अभी आपको लग रहा होगा, बट ये जब आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पेडागोजी आएगी ना, वहाँ पे बहुत काम आएगा। मार्केट हो, ऑफिस हो, कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। तो जब पूछे कि कानून किस किस चीज़ के लिए जरूरी है, तो आप बता सकते हो। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। एग्जाम्पल पे वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं हमारे इन्वायरमेंट का, इवन आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है, सब कुछ इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में क्या, किसकी जिम्मेदारी है, तो ये हमारे गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि हम ही ने तो उनको इस बनाया है कि भाई तुम हमारे से रिलेटेड सारे काम करो, और किस लिए वो नेता बने हैं। तो ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए। क्योंकि हम कानून थोड़ी ना बना सकते हैं, कानून तो सरकार बनाएगा, उसको लागू करो और उस पर निगरानी रखो, निरीक्षण करते रहो कि किस तरीके से क्या काम चल रहा है। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उसको लागू करो। और अगर आपका कानून कमजोर होगा ना, तो उसको सही ढंग से लागू भी ना किया जाए तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, पता सब कुछ था कि इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों ने आवाज़ उठाया, बट सब कुछ इसको क्लीन चिट मिल चुका था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और न्यायालय ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले, और इस तरह मजदूर अधिकारों यानी कि काम का अधिकार, सही मेहनताना के क्षेत्र में भी अभी हालत काफी खराब है। अभी भी देखो तो लोगों को मेहनताना उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो लोगों को इस बात के लिए भी आवाज उठानी चाहिए कि कामगार के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके।
तो बेसिकली अगर आप इस चैप्टर में देखो ना, तो ये बोला गया है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कानून बनाए, बट आम लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, सरकार पे दबाव बनाइए, तो ज़रूर वो बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पता सब कुछ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इवन लोगों ने बताया तो भी इस पे बात नहीं सुनी गई, और आप देख सकते हो कि क्या उसका रिजल्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी जहरीली गैस जो है का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी, तो आप नोट्स बना सकते हो। एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और आपको क्लासेस से समझ में आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमारा 6, 7, 8 जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपका पूरा एनसीईआरटी कवर करा दूंगी, टोटल मैंने कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है दिसंबर के नाम से, आप जाकर एक एक क्लासेस भी देख सकते हो। बट काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास 10 दिन है, और इस 10 दिन में हम PYQs, वन लाइनर सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी 21 को आपका पेपर है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद, जो लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।